मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बदलाव यात्रा का तीसरा दिन है और सिर्फ तीसरे दिन में ही भारतीय जनता पार्टी की 9 साल पुरानी सरकार बौखलाना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक हैंडल से आज बदलाव यात्रा के खिलाफ एक वीडियो जारी किया गया है आम आदमी पार्टी हरियाणा के खिलाफ, जो अपने आप में ये बताता है कि बदलाव यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी जो करना चाहती थी, जो लोगों की मांग, लोगों की जरूरतों के साथ जुड़ना चाहती थी, जमीन पर हरियाणा के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, उस मकसद में हम पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास उनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सरकारी अमले के थ्रू ये सूचना पहुंचनी शुरू हो गई है कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, हरियाणा के हर हिस्से में मिल रहा है और लोग इस बदलाव को हाथों हाथ ले रहे हैं। ये बदलाव क्यों चाहिए? बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों के साथ चर्चा होती है इस विषय पर कि बार बार कांग्रेस बीजेपी पार्टियां तो पहले भी बदलती रही हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली कभी। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हाल ही में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने, अब जब 1-2 दिन पहले दोबारा सुनवाई हुई है, तो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए काम नहीं कर रही। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में यह क्लेम किया है कि 8400 कमरों की जरूरत है और उसको 2 साल में हरियाणा सरकार बना देगी। मैं ये पूछना चाहता हूं खट्टर साहब, पिछले 9 साल में आप क्या कर रहे थे? अगर आप अगले 2 साल में बनाएंगे 8400 कमरे, तो इसका मतलब पिछले 9 साल में आपने सरकारी स्कूलों के ऊपर कोई काम नहीं किया, शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया। 500 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है। 250 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं हरियाणा में जहां पर बिजली कनेक्शन ही नहीं है। और जिन स्कूलों में बेंच नहीं है, कमरे नहीं है, दीवारें नहीं है, टीचर नहीं है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है किसी तरीके से। यानी हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में पूरी तरह से ठप कर दिया है। चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, जहां पर टीचिंग स्टाफ की कमी है भारी मात्रा में, 40,000 के आसपास स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है। दूसरी तरफ हायर एजुकेशन में 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं कॉलेजेस के अंदर। पूरे शिक्षा विभाग का बुरा हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए हाईकोर्ट ने भी 5 लाख रुपए का फाइन लगाया हरियाणा सरकार के ऊपर। यह अपने आप में दिखाता है कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की। उसको वापस से रिवाइव करने के लिए, उसको वापस से शानदार बनाने के लिए, दिल्ली जैसे शानदार सरकारी स्कूल बनाने के लिए हम हरियाणा के अंदर ये बदलाव यात्रा लेकर के चल रहे हैं और लोग इसका खूब स्वागत कर रहे हैं। हर जगह पर इसको स्वागत मिल रहा है। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी से झूठी भी कोई पार्टी इतिहास में हुई है क्या? मोदी जी कह के गए थे यहां कोई एम्स बनवाएंगे। वो एम्स कब उसका अनाउंसमेंट हुआ, कब वो कहां चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। लोग उसके लिए धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि अरे देश के प्रधानमंत्री यहां घोषणा किया था उन्होंने कि यहां पे एम्स बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? उनको ईंट रखने के लिए समय नहीं मिल रहा, उनको उस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए समय नहीं मिल रहा। सालों गुजर गए उस घोषणा को हुए, लेकिन आज तक वो एम्स नसीब नहीं हुआ। और जो बाकी सरकारी अस्पताल हरियाणा के अंदर हैं, उनकी हालत तो सबको मालूम ही है। ना वहां पे दवा मिलती है, ना वहां पे टेस्ट होते हैं, ना वहां पे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के भी 50% के आसपास पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। हरियाणा के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पोस्ट खाली पड़े हुए हैं हरियाणा के अस्पतालों में। इसका मतलब ये कि शिक्षा खराब, स्वास्थ्य खराब, बिजली की सुविधा तो आप सब ने देखा ही है। गांव के अंदर कहते हैं हमने 5700 गांव में 24 घंटे बिजली दे दी। मैं खुली चुनौती देता हूं खट्टर साहब को, उनकी गाड़ी में चलें या वो मेरी गाड़ी में आ जाएं, किसी भी एक गांव में ले चलें मुझे जहां के लोग ये कह दें कि 24 घंटे बिजली आती है उनके यहां पे। हरियाणा के एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं आती। सिर्फ इन्होंने घरों से निकाल के बाहर खंभों पे वो नकली से मीटर लगा दिए हैं जिनके लगातार बिल आते हैं। लोगों के अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा है कि बिजली आती नहीं और बिल बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। इसका बदला भी लोग लेना चाहते हैं। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल रही है और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए हरियाणा के लोग बदलाव मांग रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ये अभी मैंने सुना 2-4 दिन पहले खट्टर साहब कहीं कह रहे थे, बोले हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छे रोड बना दिए, सड़क बना दी अच्छी। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब, अगर ये आपकी सरकार ने बनवाई है सड़कें जो हरियाणा में कुछ बनी है, तो फिर हमसे पैसे क्यों लिए जाते हैं उसके? जगह जगह पे टोल लगा के पूरे हरियाणा में उस सड़क को बनाने का पैसा तो आप हमसे ले रहे हो और छाती अपनी ठोक रहे हो कि आपने ये सड़कें बनवा दी हैं। इसका मतलब सड़कें बनवाई सरकार ने और उसके बाद लूटने के लिए उनके ऊपर लूट टैक्स लगा दिए, जगह जगह पे टोल टैक्स लगा दिए अपने प्राइवेट कंपनियों के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हरियाणा के लोगों को उम्मीद है कि ये लूट के जो टैक्स लगा रखे हैं जगह जगह पर, इनका सफाया भी आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। जैसे हमने पंजाब में 14 टोल टैक्स बंद कर दिए और बाकियों की भी जांच हो रही है सभी टोल टैक्स की। ऐसी एक सरकार अब हरियाणा के अंदर लोग चाहते हैं, जो आम आदमी की सरकार हो, जिसमें आम आदमी अपनी सरकार बनाए, अपने काम खुद कराए। और इस बदलाव यात्रा से हम उस सरकार की नींव रखने जा रहे हैं। 2024 में हरियाणा की विधानसभा में आम आदमी बैठा होगा, ऐसे लोग नहीं बैठे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो वो तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लेकिन जो विपक्ष में कांग्रेस में बैठे हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक नजर आते हैं। विधानसभा में पिछले 9 साल से हरियाणा के लोगों के लिए कोई आवाज विपक्ष के इन नेताओं ने उठाने की कोशिश नहीं की। इसलिए अब जनता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से तंग आ चुकी है और आम आदमी की सत्ता लाना चाहती है। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। संसद भवन में जो भी बड़े हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी संसद में हमला होता है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। 2 ही बार हमला हुआ है संसद पे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मोदी जी 56 इंच का सीना बताते हुए शर्माते नहीं, थकते नहीं है किसी भी तरह से। वो कहते हैं कि देश को हमने सुरक्षित कर दिया। अरे, देश की जो सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, जहां से लोकतंत्र चलता है, जहां पे सारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जब आप उसको नहीं सुरक्षित रख पाए, इसका मतलब मोदी जी के सारे वादे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार से जुड़े हुए हों, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हों, चाहे वो लोगों को उनके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए जुड़े हुए हों, वो सारे वादे भी खोखले थे और उनका दावा जिसमें वो कहते हैं देश सुरक्षित हो गया है, वो दावा भी खोखला है। अभी एक सांसद के पास 351 करोड़ रुपए पाए हैं, जबकि कहते हैं पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मेरा परिवार का है। तो परिवार कहां से लाए, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये दोनों एक ही बात है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, भ्रष्टाचार के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से, बीजेपी कांग्रेस में अदला बदली करने से काम नहीं चलेगा। अब व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है, जिसमें पूरी तरह से आम आदमी का राज हो और जो लोग आम लोगों की मजबूरियां समझते हैं, दर्द समझते हैं, वो लोग विधानसभाओं के अंदर, लोकसभाओं के अंदर पहुंचे ताकि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग नहीं हैं। जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार करते हैं, जिनको भ्रष्टाचारी कहती है बीजेपी, वो अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और सबसे ईमानदार नेता बन जाते हैं। उनके ऊपर सारे केस खत्म हो जाते हैं। अभी हाल ही में छगन भुजबल जी का केस आप देख लीजिए। ईडी ने कोर्ट के अंदर इतनी हास्यास्पद बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो हमने इनके खिलाफ जो वो एप्लीकेशन लगाई थी, जो शिकायत लगाई थी, वो शिकायत गुम हो गई है हमसे। तो समझिए कि अगर कोई बीजेपी में शामिल हो जाए तो उनके कागजात गुम हो जाते हैं एजेंसियों के पास से, और अगर कोई बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाए तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे करके उनको जेल में डाला जाता है। ये तानाशाही के संकेत हैं। भ्रष्ट पार्टियों में अगर कभी इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे ऊपर आएगा। 2024 के अंदर चुनाव आ रहे हैं, आम पार्टी के लिए बहुत सी चुनौतियां आएंगी, किस तरह देखेंगे? हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी हर गांव के अंदर अपना संगठन तैयार कर चुकी है। 21-21 मेंबर की कमेटी हर गांव के अंदर आम आदमी पार्टी ने बना ली है और पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी जो आरएसएस को प्राथमिकता देती है, अभी भजनलाल शर्मा को बनाया मुख्यमंत्री, इस तरह से क्या आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के कई नेता बता रहे थे, अंदर खाने आपस में बात चल रही है। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप इससे काफी नाराज है। जिस तरीके से उन सबकी अनदेखी करके और मनपसंद के कठपुतली मुख्यमंत्री सब जगह पर बनाए गए हैं, उससे बीजेपी की सीनियर लीडरशिप में सभी स्टेट्स के अंदर बहुत नाराजगी है कि हमने सालों तक मेहनत की, उसके बावजूद
जो नए लोग हैं उनको बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। यह अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप के ऊपर से विश्वास खो चुकी है, जो उनके पुराने लीडर्स थे, और उनकी लीडरशिप का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से हट चुका है। आज दूसरा दिन है यात्रा का, रेवाड़ी नानो से रेवाड़ी पहुंची, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज हमारी यात्रा का, बदलाव यात्रा का तीसरा दिन है, और आज अब तक जो पिछले 2 दिनों का रिस्पांस है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रहे हैं जहां भी हम जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम एक मजबूत विकल्प की तलाश कर रहे थे और इतने सालों तक हमें मजबूत विकल्प नहीं मिला, इसलिए ये साउथ हरियाणा की राजनीति कुछ परिवारों के बीच में और 2 पार्टियों के बीच में उलझी रही लगातार। अब लोगों के मन में बदलाव का संकल्प है। लोग कह रहे हैं कि ये बदलाव यात्रा जब तक समाप्त होगी तब तक हरियाणा में राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी होगी। अगले 8 दिनों के अंदर हरियाणा की एक एक विधानसभा को टच करेंगे, एक एक विधानसभा में जाएंगे, वहां के लोगों से हाथ जोड़ के, झोली फैला के समर्थन मांगेंगे, और समर्थन अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, समर्थन उनके बच्चों के भविष्य के लिए मांगेंगे। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा हरियाणा हमारे साथ मिलकर इस बदलाव में शामिल होगा।